नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अक्षांश और देशांतर का जो टॉपिक होगा हमारा, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्या महत्व है इनका, अक्षांश देशांतर का, और क्यों पढ़ा जाता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आपका होगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर। हम देखते हैं जो अपना ग्लोब है, पृथ्वी है, उस पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, ये तो है आपके अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से ग्लोब पे ये काल्पनिक जो रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर है। अब अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, इनका महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंसी है, मतलब इनकी उपयोगिता क्या है, इनको क्यों पढ़ा जाता है, बात सबसे पहले ये देखते हैं। तो इनका जो महत्व है या फिर इनकी उपयोगिता क्यों पढ़ा जाता है, तो देखो, पृथ्वी पर किसी स्थान, जो सतह है, सरफेस है हमारा, इस पर किसी स्थान की स्थिति, वहां की जलवायु और वहां के टाइम का पता चलता है हमें। ठीक है, अक्षांश देशांतर क्यों पढ़ा जाता है? पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति मीन्स लोकेशन, वहां की जलवायु, क्लाइमेट, और फिर ये टाइम, समय, इनका जो निर्धारण होता है वो अक्षांश देशांतर के कारण ही होता है। अक्षांश देशांतर से हमें पता चलता है कि कोई स्थान है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां क्लाइमेट कैसा है और वहां टाइम कितना है, ये अक्षांश देशांतर से ही हमें पता चलता है। तो ये अक्षांश देशांतर की उपयोगिता है कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, समय व वहां की जो जलवायु है उसका हमें पता चलता है। अब जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द सुना है आपने, जीपीएस। जीपीएस क्या है? जीपीएस सबने सुना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोब पर स्थिति क्या है। जीपीएस गाड़ियों में होता है, व्हीकल वगैरह है, मोबाइल में होता है। जीपीएस पता चलता है कि हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो जीपीएस, ये जीपीएस सारा खेल किसका है? अक्षांश और देशांतर का ही। तो टाइम का पता चल रहा है हमें, लोकेशन का पता चल रहा है, और सबसे बड़ी बात वह है कि जो हमें क्लाइमेट है, जलवायु है, उसका हमें पता चलता है। तो जीपीएस नाम आपने सुना होगा। ये सारा खेल अक्षांश और देशांतर का ही है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश। किस पर फोकस करेंगे? अक्षांश पर। अक्षांश पढ़ते हैं पहले। अक्षांश, बात करें अगर अक्षांश की उपयोगिता, केवल अक्षांश की, तो केवल अक्षांश की उपयोगिता से या फिर केवल अक्षांश से हमें पता चलता है लोकेशन का और क्लाइमेट का। और बात करें जो टाइम है, वो पता चलता है हमें देशांतर से। तो अक्षांश, अक्षांश हमने बात की कि पृथ्वी पर जो आपका, पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं है, इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, फिर जो बाकी की रेखाएं हैं आपकी, इनका पता, ये है क्षैतिज रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं सारी, ये है अक्षांश। अब अक्षांश कितने हैं? सबसे बड़ी बात है टोटल की इनकी अक्षांश। अक्षांश कितने हैं? अक्षांश कितने हैं? और एक हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश कितने हो जाएंगे आपके? अक्षांश है 181।
और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। कैसे? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नॉर्थ में चलेंगे तो 1 2 3 4 5 कहां तक चलोगे? नॉर्थ पोल, ये है 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही नीचे चलोगे 90 डिग्री साउथ। तो ये 0 है, 90 ऊपर है, 90 नीचे है, तो 90 90 180 प्लस एक इक्वेटर आपका भूमध्य रेखा, तो ये हो गई 181। तो अक्षांश है 181, अक्षांश 181 है। अब डिफरेंट क्या है अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में? देखो, आपने देखा है, आप देख रहे हो, ये है भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, तो सबसे बड़ी प्रतीत होती है ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, तो ये क्या है? सबसे बड़ी है। फिर जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर जाते हो, ध्रुवों की तरफ जाते हो, तो ये लाइनें छोटी होती जाती है। जैसे देख रहे हो, ये है, फिर इससे छोटी हो जाएगी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और लास्ट जो पोल है, ध्रुव है, ध्रुव पर जाते ही यहां लाइन नहीं होगी, केवल और केवल एक पॉइंट होगा, केवल और केवल एक क्या होगा? पॉइंट होगा। अब ये अक्षांश तो है लेकिन लाइन नहीं, रेखा नहीं। कौन सी? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अक्षांश तो है लेकिन ये लाइन नहीं है, क्योंकि लाइन के लिए, रेखा के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। ये केवल पॉइंट है, ये रेखा नहीं है, ये केवल एक पॉइंट है। तो यहां ध्रुवों पर ये रेखा नहीं है, ये केवल और केवल पॉइंट है। तो अक्षांश तो 181 है, तो उनमें से 2 ये कम हो जाएंगे, तो रेखा 90 डिग्री रेखा नहीं है, अक्षांश है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो ये अक्षांश तो है लेकिन रेखा नहीं है, इसीलिए अक्षांश तो हम कहते हैं 181 और अक्षांश रेखाएं हैं आपकी 179। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है गुरुजी अक्षांश और अक्षांश रेखा आपने बता दी, फिर बात करते हैं अक्षांश किसे कहेंगे, अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश को कैसे परिभाषित करेंगे, अक्षांश रेखाओं को कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसके लिए हम बात करते हैं ये है पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र की हम बात करते हैं। तो जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित, जैसे पृथ्वी की सतह, ये सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी के केंद्र से इस स्थान की कोणीय दूरी कितनी है? तो ये है 90 डिग्री। ये दूरी कितनी है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये डिग्री कितनी है? ये दूरी, कोणीय दूरी कितनी है? 45। ये कितनी है यहां? 45। ठीक है, यहां कितनी है? जैसे मान लो 0 से 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 डिग्री नॉर्थ 1 डिग्री साउथ। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है, या उसे अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश किसे कहोगे? अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाता है, अक्षांश कहा जाता है। ध्यान से समझना, कोणीय दूरी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी। तो मैं कह रहा हूं ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई स्थान है, जैसे ये नॉर्थ पोल है यहां पर, तो ये कोणीय दूरी कितनी है? 90 डिग्री है।
इधर देखें ये कितनी है, 0 डिग्री है, ये कितनी है, 0 डिग्री है, ये कितनी है, 90 डिग्री है, ये कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। तो इधर 45 है तो 45 साउथ में भी होगा, तो ये 45 डिग्री, ये 90 हो जाएगी। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की जो कोणीय दूरी है उसे हम कहते हैं अक्षांश। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आपने देखी कितनी है, 179, 179 है। पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं है। काल्पनिक ही है, मैं पहले कह रहा हूं काल्पनिक है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा पृथ्वी का एक अक्षांश ये है, यहां कोणीय दूरी 1 है, तो ये दूरी इधर से भी होगी, तो ये 0 डिग्री हो गई, तो भूमध्य रेखा होगी। अब ये यहां पर 1 है, ये 1 जा रही है, तो ये 1 यहां पर भी आएगा। फिर ये 45 है, तो 45 इधर भी हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री अक्षांश है, ये 45 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 45 इधर आएगा, तो ये 45 इधर भी आएगा, तो ये 45 डिग्री अक्षांश है, ये 45 डिग्री अक्षांश है। यहां पर आप देखोगे 45 डिग्री। अब पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये अक्षांश सेम है, ये अक्षांश सेम है, तो ये लो इनको मिला दो, ये बन गई आपकी 1 डिग्री अक्षांश रेखा। ये अक्षांश 45 है, ये अक्षांश 45 है, तो ये लो मिला दो, ये रेखा हो गई। ये इधर आ दो, 45 है, तो ये लो 45 यहां पर हो जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर है। अब ये आपकी ये वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा, तो सारी इसकी पैरेलल है, ये सारी समानांतर है। तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा की हम बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं आप बताओगे पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा के समानांतर है, ये लो, ये हो गई अक्षांश रेखाओं की परिभाषा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है। अक्षांश 181 है, अक्षांश रेखाएं 179 है, तो अक्षांश ज्यादा है। ज्यादा क्यों है ये मैंने बताया, क्योंकि ध्रुवों पर रेखा न होकर के केवल और केवल पॉइंट है, ये रेखा नहीं है, तो ये कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो समझ में आ गई बात। तो अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। और अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं की आप बात करते हो, तो अक्षांश रेखाएं नेक्स्ट चलते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं पहली बात है पूर्णतः वृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वृत्त होती है, वृत्त है, वृत्त सर्किल। जैसे हमने बात की 0 डिग्री की,
ये 0 डिग्री की हम बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये हमने यहाँ पर है तो पृथ्वी ऐसी नहीं, लेकिन पृथ्वी गोल तो है, ऐसे तो है, राउंड में तो है। तो ये है इक्वेटर लाइन। ये बीच वाली जो रेखा आप बनाते जाओगे पृथ्वी घूमती जाएगी, ये चारों तरफ आप देखोगे तो ये रेखा पूरी पृथ्वी पर है। तो जो भूमध्य रेखा है वो अपने आप में क्या है, पूरी क्या है, वर्त है, सर्किल है। ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 तक जाओगे तो ये 90 तो नहीं होगी, लेकिन जो रेखाएं हैं वो अपने आप में वर्त है। तो अक्षांश रेखाएं पूर्णतः क्या होती हैं, वर्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं 179, अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वर्त होती, सर्किल बनता है। तो इन अक्षांशीय वर्तों की संख्या, अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी होगी? सीधी सी बात है, जितनी रेखाएं होंगी उतने ही वर्त होंगे। क्योंकि वर्त के लिए आप सर्किल बनाओगे तो हाथ चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। बिंदु में पेन चलाना नहीं पड़ेगा, पॉइंट में नहीं चलाना पड़ेगा। पॉइंट तो पॉइंट है, तो पॉइंट होगा वो रेखा नहीं है, रेखा नहीं है वो वर्त नहीं है। तो अक्षांश वृत्तों की संख्या भी कितनी होगी, अक्षांशीय वृत्तों की संख्या भी कितनी होगी, 179। ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा। रटने का काम नहीं है, ये समझने का काम है। अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं 179, अक्षांश रेखाएं वर्त है, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो वर्त होंगी। तो अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वर्त होती है, पहला कथन सही है। इन वृत्तों की संख्या भी कितनी है, 179। जितनी रेखाएं उतने क्या होंगे, वर्त होंगे। फिर आपसे पूछे में सबसे बड़ा वर्त, अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त, ग्रेट सर्किल कह सकते हो आप इंग्लिश में, ग्रेट सर्किल, वृहद वर्त, तो वो कौन सा है, 0 डिग्री। क्योंकि आप देखोगे यहां पर जो सबसे बड़ी लाइन है वो कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश है। सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी 90 मत कर देना, 90 तो रेखा ही नहीं है। सबसे छोटी है 89, 89। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री, सबसे छोटी अक्षांश रेखा 89 डिग्री। तो सबसे बड़ा जो वर्त होगा 0 डिग्री, सबसे छोटा जो वर्त होगा वो कौन सा होगा, 89 डिग्री। तो सबसे बड़ा आपका हो गया, सबसे छोटा, यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश है, सबसे बड़ा वर्त, ग्रेट सर्किल। आपसे पूछे सबसे छोटा, तो लघु वर्त, लघु वर्त, सबसे छोटा वर्त कौन सा होगा, ये होगा 89, 89 डिग्री अक्षांश। अब 89 डिग्री दो होंगे, नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी होगा, पता है आपको। बस सिंगल तो एक ही तो है 0 डिग्री, बाकी सब दो दो है। तो यहां पर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री सबसे बड़ा जो वर्त होगा, सबसे छोटा जो वर्त होगा वो 89 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्त हो ही गई, सबसे बड़ा वर्त, सबसे छोटा वर्त। और फिर आप कह सकते हो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, या फिर इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, समान नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है समान नहीं होती। सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा, फिर छोटी होती होती जाएंगी, जैसे ध्रुव की तरफ जाओगे वैसे वैसे रेखाएं छोटी होती जाएंगी। सबसे छोटी 89 डिग्री, तो 0 से छोटी 1, 1 से छोटी 2, 2 से छोटी 3, 3 से छोटी 4, 4 से छोटी 5। सबकी लंबाई अलग अलग है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई अलग अलग है। लंबाई असमान है, या फिर कह सकते हो लंबाई समान नहीं होती। अब अगर रेखाओं की लंबाई समान नहीं है तो क्या ये वृत्त है ये समान होंगे क्या, नहीं, वृत्त भी अलग अलग होंगे। अतः ये वृत्त भी, अतः अक्षांशीय वृत्त भी, अतः अक्षांशीय वृत्त भी असमान है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो सैलेड काम में लेते हो, प्याज काटते हो सैलेड के लिए, ठीक है, तो उसे
हम राउंड में काटते हैं, बीच में से अलग अलग टुकड़े कर लेंगे उसके। उस इसमें आप देखोगे प्याज में सबसे बड़ा जो सर्किल होगा ना, सर्किल राउंड एंड राउंड में होगा, सबसे बड़ी जो फीस होगी वो बीच वाली होगी। और उसके से मान लो ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट वो काट के फेंक दिया जाता है, वो पोल हो गया। आप कैसे मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में जो सर्किल होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर जो फीस होगी प्याज की वो छोटी 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 कम होती, उनकी लंबाई कम होती जाएगी, उनकी साइज छोटी होती जाएगी राउंड में, तो वर्थ छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं होती तो इन वृत्तों की लंबाई भी समान नहीं होगी, अर्थात ये वृत्त भी छोटे बड़े होंगे। फिर आपसे बात करें दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो दूरी की बात करें तो डिग्री हो गई तो 1 डिग्री हो गई। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दूरी हो गई तो क्या हो गई, एक डिग्री में बात करें तो, डिग्री में तो बात करें तो, कोण में तो बात करें तो 1 डिग्री। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है। और ये किलोमीटर में देखेंगे तो, किलोमीटर में देखेंगे तो औसतन आती है 111 किलोमीटर। लेकिन और बारीकी से देखें भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी है 110.6 किलोमीटर। और ये ध्रुवों के आसपास जाएंगी तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हो जाएगी 111.7 किलोमीटर। अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी थोड़ी मामूली सी बढ़ती चली जाएगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हल्की सी बढ़ती हुई चली जाएगी। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 110.6 किलोमीटर, और ध्रुवों के आसपास जाओगे तो ये आपको 111.7 किलोमीटर, औसतन मैंने बता दी 111 किलोमीटर है। अब बात आती है कि ये ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी बढ़ क्यों जाती है। उसका कारण है पृथ्वी है ध्रुवों पर चपटी है, अंदर धसी हुई है। गोल थोड़ी है पृथ्वी, क्या करती है, पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर अंदर से चपटी है, वहां इनकी दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी डिग्री में बात करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगी, किलोमीटर में बात करेंगे तो ये औसतन होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। लेकिन यही दूरी हम बात करें ध्रुवों के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास बात करेंगे तो याद रखना, बोल रहा हूं मैं, नोट कर लेना आप, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास 110.6 किलोमीटर और ध्रुवों के आसपास 111.7 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसी कारण वहां दूरी बढ़ने को देखने को मिल जाती है हमें, तो वहां थोड़ी ज्यादा आ जाती है, औसतन आती है 111 किलोमीटर। फिर दूरी हो गई दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, जैसे दो अक्षांश है आपके, बीच का क्षेत्र या बीच का एरिया है वो क्या कहलाता है, वो जोन कहलाएगा, जोन, या फिर इंग्लिश में बोलोगे कटिबंध, जोन या कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। जैसे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बीच का क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दूरी तो होगी 111 किलोमीटर, और ये क्षेत्र कहलाएगा जोन, या फिर आप इसे कह सकते हो अंग्रेजी में कटिबंध। क्या कह सकते हो, इंग्लिश में जोन, हिंदी में कटिबंध, सॉरी भाई, इंग्लिश में जोन बोलोगे, हिंदी में कटिबंध बोलोगे। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, ये अक्षांश के बेसिक जो कंसेप्ट थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेन मेन जो अक्षांश रेखाएं हैं, मेन मेन जो रेखाएं हैं वो कौन सी होंगी उसकी हम बात करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आप देखोगे ये है 0 डिग्री, मेन जो रेखा है, सही नहीं है क्या, सेंटर में नहीं है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। एक तो ये पढ़ेंगे भूमध्य रेखा,
एक हम पढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक हम पढ़ेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही क्रम साउथ में चलो, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ऐसे देखोगे आप, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक वर्त, ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है तो भूमध्य रेखा। इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोल दो, 0 डिग्री अक्षांश है ये। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री ये है आर्कटिक ओशन से गुजरती है, आर्कटिक महासागर से गुजरती है, इसीलिए इसे आर्कटिक सर्किल कहा जाता है, आर्कटिक अक्षांश रेखा कहा जाता है 66.5 डिग्री को। ठीक है, नॉर्थ को। नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ तो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही बात करोगे दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री ये आर्कटिक से गुजरती है तो आर्कटिक सर्किल कह सकते हो। 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल के नाम से जानते हैं। एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री हम पढ़ेंगे सबसे पहले। हम सबसे पहले 0 डिग्री पढ़ेंगे। 0 डिग्री ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश। इसे क्या क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश तो है ये, 0 डिग्री अक्षांश है। इसके बाद में 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा, पृथ्वी मध्य बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा, इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और अंग्रेजी में इसे बोल देंगे इक्वेटर लाइन। क्या बोल दोगे? इक्वेटर लाइन। तो नाम की बात करें, पहले एक्सप्लेन करते हैं इन्हें। नाम तो 0 डिग्री अक्षांश तो है, पृथ्वी के बीच से गुजरती है तो भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? विषुवत रेखा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह रेखा विषुव प्रदेश से गुजरती है। विषुव प्रदेश से गुजरने के कारण इसे विषुवत रेखा कहते हैं। और विश्व प्रदेश कौन सा होता है? विश्व प्रदेश ऐसा होता है जहां सूर्य सीधा चमकता है, तापमान ज्यादा होता है, वायुदाब कम होता है, हवाएं वहां पर आएंगी, टकराएंगी, सहवनीय प्रकार की वर्षा होगी। मतलब तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा, तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा तो वहां पर वनस्पति ज्यादा, वनस्पति घने जंगल होंगे, जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके आसपास के क्षेत्रों में। और वनस्पति ज्यादा है, जीव जंतु ज्यादा है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। दिन रात यहां पर बराबर है। तो इन सभी विशेषता जहां प्रदेश, जिस प्रदेश में पाई जाती है, सभी विशेषताएं, उस प्रदेश को विषुव प्रदेश कहा जाता है। और इस प्रदेश से ये रेखा गुजरती है, इसीलिए इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। समझ में आ गई बात? विषुवत रेखा विषुव प्रदेश से गुजरने के कारण। ठीक है, चलते हैं। अब एक बात आती है ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो सबसे ज्यादा कहां लगता है? यहां लगता है, ध्रुवों पर लगता है। सबसे ज्यादा लगता है ध्रुवों पर ग्रेविटी। और सबसे कम कहां लगता है? तो ग्रेविटी बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, भूमध्य रेखा पर
सबसे कम, ये भी देख लेना, भूमध्य रेखा पर जो ग्रेविटी फोर्स है वो सबसे कम। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि ये है माइनस में, ज्यादा को किससे आप चिन्हित करोगे? प्लस से। कम को किससे करोगे? माइनस से। तो आपके सामने इतना बड़ा माइनस है, तो माइनस है तो कम, तो ग्रेविटी फोर्स सबसे कम कहां होता है? इक्वेटर लाइन पर होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पोल, ध्रुवों पर होता है। ग्रेविटी की बात भी हम कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है यहां पर, आप देखोगे भूमध्य रेखा पर सूर्य कब कब चमकता है। सूर्य कब कब चमकता है? तो सूर्य चमकता है एक तो भूमध्य, सीधा कब चमकता है? भूमध्य रेखा पर कब होता है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है एक तो 21 मार्च को, और एक 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकता है, ये घटनाएं होती हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं। कैसे? बसंत विषुवत और शरद विषुवत क्या है? तो 21 मार्च को जो घटना होती है वो होती है बसंत विषुवत। 21 मार्च की जो घटना 21 मार्च को होती है, 21 मार्च को जो घटना होती है वो बसंत विषुवत होती है। बसंत विषुवत, विश्व का मतलब विश्व प्रदेश। और 23 सितंबर को जो घटना होती है वो कहलाती है शरद विषुवत। विश्व का मतलब विश्व प्रदेश, अर्थात इस टाइम पर सूर्य विश्व प्रदेश में है। और आप देखोगे 21 मार्च के बाद में, जैसे इस टाइम का फरवरी है, मार्च है, तो अपने यहां क्या होगी? बसंत ऋतु है। इस टाइम पर बसंत ऋतु है, तो बसंत विषुवत। और यहां जब सूर्य सितंबर में होगा, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है, तो उस टाइम पर होती है शरद ऋतु। तो शरद विषुवत याद रखना, 23 सितंबर के बाद में सूर्य डाउन जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, तो वो होगा दक्षिण क्या शरद विषुवत। और यहां अपने होगी मार्च के बाद, मार्च के आसपास कौन सी ऋतु आती है? बसंत। बसंत विषुवत, ये ध्यान रखना, फैक्ट रखना है, फैक्ट है, यहां पर क्वेश्चन आता है सीधा। अब ये रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है? भूमध्य रेखा एक तो गुजरती है आपके दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। एक गुजरेगी अफ्रीका से, और एक गुजरेगी एशिया से, नहीं, एशिया के द्वीपीय देशों से। एशिया के जो आइलैंड है, एशिया के आइलैंड कंट्रीज है, द्वीपीय देश। मुख्य एशिया से नहीं गुजरेगी, एशिया के मुख्य पार्ट से नहीं गुजरेगी, ठीक है, क्योंकि अपना साउथ इंडिया है, एशिया का पार्ट है, इंडिया से बिल्कुल नीचे से गुजर रही है भूमध्य रेखा। तो एशिया के जो आइलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनसे होकर के ये इसके आसपास से गुजरती है, तो एशिया के द्वीपीय देशों से होकर के गुजरती है आपकी ये भूमध्य रेखा। समझ में आ गया होगा। और फैक्ट की बात करते हैं, एक और फैक्ट, एक और बड़ा फैक्ट है, इस भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कांगो या जायरे नदी। कांगो, ये फैक्ट याद रखना, जो फैक्ट बोल रहा हूं सीधे क्वेश्चन आते हैं। कांगो या फिर इस नदी का ही दूसरा नाम है जायरे, जो कटंगा के पठार से निकलती है। अफ्रीका में कटंगा का पठार है, वहां से ये नदी निकलती है और इधर अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है। तो अफ्रीका में इससे नदी दो बार काटती है, कौन सी? कांगो या जायरे, भूमध्य रेखा को। तो कांगो या जायरे नदी इसे दो बार काटती है, और तो भूमध्य रेखा को कांगो, कांगो वैसे लिख ही दिया, क्या दिक्कत है, इधर कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, अफ्रीकन ग्रेट लेक कहते हैं, विक्टोरिया झील, युगांडा,
विक्टोरिया झील युगांडा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। इस विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है आपकी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, झील से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये तो हो गई फैक्ट। कंसेप्ट बेस पर और हम बात करते हैं, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमका, सीधा चमका तो तापमान ज्यादा, तापमान ज्यादा तो वहां का वायुदाब कम, और हवाएं दोनों गोलार्धों से आएंगी और यहां पर टकराएंगे। टकरा करके हवाएं ऊपर उठेंगी, संघनन होगा, बरसात होगा। ऐसी वर्षा को कहते हैं संवहनीय वर्षा। तो भूमध्य रेखा पर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। तो सूर्य सीधा चमका, तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा, वर्षा ज्यादा तो वनस्पति ज्यादा होगी, और ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। और तापमान ज्यादा है तो तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा, और वर्षा ज्यादा तो वनस्पति पेड़ पौधे ज्यादा, और वनस्पति ज्यादा जंगल होंगे तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहां पर हो जाएंगे, और उनमें प्रजातियां जीव जंतुओं की जो ज्यादा होगी। तो ये हो गया बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो ये है आपके कंसेप्ट। तापमान ज्यादा, वर्षा ज्यादा, जीव जंतु ज्यादा, वनस्पति ज्यादा, जैव विविधता ज्यादा अपने आप हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात दिन और रात यहां पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कंसेप्ट हमने यहां पर क्लियर किया। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य तिरछा चमकना शुरू हो जाएगा। तिरछा होगा तो तापमान कम होता जाएगा। इसी कारण तो यहां पर ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। तो क्या है? यहां पर बर्फ जमी हुई है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? बर्फीला है पूरा। तो जैसे यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा, और इस प्रदेश से हम बात कर रहे हैं, ये जो प्रदेश है विश्व प्रदेश इसे कहा, जहां सूर्य सीधा चमकता है, तापमान ज्यादा होता है, वर्षा ज्यादा होती है, वनस्पति ज्यादा है। तो जंगल कौन से हो गए? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हमेशा वर्षा होगी, तो हमेशा वर्षा होगी तो ये वन हमेशा हरे भरे रहेंगे, सदाबहार वन। जैव विविधता ज्यादा, दिन रात बराबर, इन सभी विशेषताओं के कारण ऐसे इस प्रदेश को, पूरे बेल्ट को विश्व प्रदेश कहा जाता है, और इस प्रदेश से गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, जो है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। साल में 2 बार सीधा चमकता, लंबवत होता है। वैसे तो लगभग सीधा चमकता है, लेकिन इफेक्ट एग्जिट जो 2 बार होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। मार्च के टाइम पर अपने बसंत ऋतु होती है, तो 21 मार्च को जो घटना होती है वो बसंत, जो आपकी विश्व कहलाएगी। विश्व प्रदेश है तो विश्व है, और 23 सितंबर को हो जाएगी शरद विश्व के नाम से जानी जाएगी। फैक्ट में कांगो या जायरे नदी से 2 बार काटती है, अफ्रीका की है। फिर अफ्रीका में युगांडा में आपकी विक्टोरिया झील, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, उससे होकर के ये जाती है। 2 महाद्वीपों में मुख्यतः मैन भूमि से गुजरती है। 2 महाद्वीपों में कौन कौन से? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। और उसके बाद में एशिया के द्वीपीय देशों से होकर के गुजरती है, इंडोनेशिया, मलेशिया से। ठीक, समझ में आ गई होगी। ये भूमध्य रेखा की हमने यहां पर बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगली करक और मकर की बात करते हैं। एक रेखा तो आप पढ़ोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक रेखा पढ़ोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बराबर नहीं है क्या? ये भी, ये तो आपकी भूमध्य रेखा हो ही जाएगी। ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, जो पढ़ ली आपने। 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है दोनों तरफ, जो आपने पढ़ ली। ठीक है, अब हम ये पढ़ कौन सी रहे हैं यहां पर? ये तो हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, तो ये रेखा होगी आपकी ये वाली, और ये वाली हो जाएगी आपकी ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ।
ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी करक और ये मकर, ये करक और मकर। अब बात आती है, जैसे हमने 0 डिग्री अक्षांश को करक रेखा भूमध्य रेखा कहा, क्यों कहा, विषुवत रेखा क्यों कहा, पढ़ा है हमने। इससे 23.5 डिग्री को करक क्यों कहा और 23.5 डिग्री को ही मकर क्यों कहा। 23 को भी कह सकते थे, 24 को भी कह सकते थे, ये साडा क्यों लगाया, ठीक है। या फिर आप 25 को भी कह सकते थे, 22 को भी कह सकते थे, 23.5 को ही क्यों कहा। तो कहने का मतलब सूर्य है, मूवमेंट करता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में जब मूवमेंट करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसा थोड़ी है कि सूर्य ध्रुव तक आएगा, यहां तक नॉर्थ पोल तक आएगा, नहीं, एक फिक्स होगी, एक सीमा होगी, उसके आगे सूर्य नहीं जाएगा। तो एक वो फिक्स सीमा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और वैसे ही दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ। सूर्य मूवमेंट करता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वो 23.5 से आगे कभी भी नहीं जाएगा। अधिकतम इसकी जो सीमा होगी सूर्य की, ये है 23.5 डिग्री, यहां पर 21 जून को सूर्य, और यहां दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 21 जून के बाद में 22 जून की बात करें ना, 21 जून 22 जून, 22 जून को आगे नहीं जाएगा, ये यू टर्न हो जाएगा, वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भूमध्य रेखा पर, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मकर रेखा पर, ठीक है। जैसे हम बात करें, ये हमने यहां पर बात की थी, ये ले लेते हैं। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को सूर्य होगा मकर रेखा पर, और यहां हमने बात की थी सूर्य होगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऐसे सूर्य मूवमेंट करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है तो वो 23 पर है, कर्क रेखा पर है तो वो 22 जून को ऊपर नहीं जाएगा, वो डाउन होगा। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 23 दिसंबर को नीचे नहीं जाएगा। 22 दिसंबर के बाद में वापस ऊपर खिसकना शुरू कर देगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे मूवमेंट करता है। 23.5 के ऊपर नहीं जाता और 23.5 के नीचे भी कभी नहीं जाता यहां पर, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है तो सूर्य की राशि होती है करक, इसीलिए 23.5 डिग्री को ही हमने करक कहा, और 23.5 डिग्री जब दक्षिण में होता है तो सूर्य की राशि होती है मकर, तो उसे कहा मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने मकर रेखा कहा, क्योंकि ये मैक्सिमम है सूर्य का 21 जून और 22 दिसंबर। इनके आगे वो कभी भी ना तो उत्तरी गोलार्ध में है तो 23.5 को पार नहीं करेगा, ना ही दक्षिण में 23.5 को पार करेगा। इसी कारण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो सूर्य की राशि होती है उस टाइम पर करक, तो करक रेखा। दक्षिण में सूर्य होता है तो उसकी राशि होती है सूर्य की मकर, इसीलिए 23.5 डिग्री साउथ को हमने कह दिया मकर रेखा। समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाओ कंटिन्यू अपने पॉइंट पर। अब यहां हम बात कर रहे हैं, सूर्य चमक लिया, यहां पर क्या हो गया, अब फैक्ट क्या होंगे। फैक्ट आपको याद रखना है, पहले तो महाद्वीप, यहां कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरी यहां पर उत्तरी अमेरिका, एक तो नॉर्थ अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका। एक हो जाएगा आपका अफ्रीका और एक हो जाएगा एशिया। और ये एशिया के यहां ये मध्य से गुजर रही है और एशिया में भारत से गुजरेगी, भारत से, और भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से अभी हम बात करेंगे। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरी पूरी, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। एशिया में भारत से गुजर रही है, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। इसकी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अब फैक्ट जैसे हमने बताया, यहां पर फैक्ट की बात करते हैं तो नदी, भाई साहब ये लो, एशिया में यहां इसे माही नदी, माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। माही नदी 2 बार काटती है इस रेखा को। ये लो, राजस्थान में पता है सबको, माही नदी 2 बार काटती है, ये फैक्ट है, याद रखना, काटती है। भूमध्य रेखा को कांगुआ जायरे, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है अपने राजस्थान में। ठीक है, महाद्वीप हो गए और कर्क रेखा को 2 बार काटती माही नदी। अब कंसेप्ट बेस पर हम चले तो यहां पर ये 21 जून है, 21 जून को सूर्य सीधा चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। भाई यही तो भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हम बात करेंगे, यहां तो हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। अपोजिट यहां दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। अब यहां ग्रीष्म ऋतु, यहां शरद ऋतु। 21 जून सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी। इस 21 जून को यहां उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन हो जाएगा 21 जून को हो जाएगा सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दिन बड़ा हो गया तो रात क्या हो जाएगी, छोटी अपने आप। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब हो जाएगी, इसी दिन को। बड़ा दिन तो रात क्या हो गई, अपने आप छोटी हो गई। अपोजिट करते हैं, साउथ में चलते हैं, कब, 21 जून की दिन। तो 21 जून को साउथ में क्या होगा, देखो अब रटना नहीं है, यहां दिन बड़ा हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, दिन छोटा। तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। भाई यहां दिन बड़ा हो गया तो अपने आप यहां दिन क्या हो गया, छोटा। यहां दिन बड़ा है तो रात अपने आप छोटी, यहां रात छोटी हो जाएगी तो यहां रात बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी रात। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को। अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को। ठीक है, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको, अपोजिट हो जाएगा ये। इसी के साथ ही आपकी कर्क रेखा कंप्लीट। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। अब यहां मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, मकर रेखा गुजरी आपके एक तो दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया। इन 3 महाद्वीपों से आपकी गुजरी कौन सी रेखा, 3 महाद्वीपों से गुजरी आपकी मकर रेखा। मकर रेखा में फैक्ट क्या है, मकर रेखा में एक फैक्ट और याद रखना है आपको, ये जो नदी है आपकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो, कौन सी पोपो, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में ही, लिम्पोपो 2 बार काटती है, इधर लिख दे, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, फैक्ट याद रखना।
करक रेखा को 2 बार काटी माही, भूमध्य रेखा को 2 बार काटी कांगो या जायरे और अफ्रीका में, और फिर मकर रेखा को 2 बार काटी लिम्पोपो। कहां पर? अफ्रीका में ही काटती है। ये फैक्ट याद रखना, महाद्वीप आपने देखे लिए। अब 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो क्या होगा? यहां हो जाएगी आपकी 22 दक्षिणी गोलार्ध में, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो ऋतु तो कौन सी हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? शरद ऋतु। अब बात कर लेते हैं दिन की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 22 दिसंबर को। अब बस अपोजिट करना, एक ही चीज पकड़ के रखो, जहां सूर्य होगा वहां दिन बड़ा होगा, वहां गर्मी होगी। तो यहां 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन हो गया तो रात क्या हो जाएगी? अपने आप ही छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी रात। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। कब? 22 दिसंबर को। अब ये चीज उत्तरी गोलार्ध में लेकर के आओ तो अपोजिट कर दो, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा तो यहां सबसे छोटा दिन हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। दिन छोटा है तो रात बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी रात। रटना नहीं है, रटते हो आप तो दिक्कत होती है। कंसेप्ट समझो कैसे क्या हो रहा है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो भूमध्य रेखा हमने पढ़ी, करक रेखा हमने पढ़ी, मकर रेखा हमने पढ़ी। अब एक जो मैंने बता दी पहले, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसमें कुछ नहीं है। 66.5 डिग्री आर्कटिक से गुजरती है, आर्कटिक ओशन से, तो उसे आर्कटिक सर्किल कह दिया, आर्कटिक सर्किल कह दिया। ये लिख देते हैं यहां पर, ये 66.5 डिग्री है तो आर्कटिक से गुजरती है तो इसे आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वर्त कह दो। किसको? 66.5 को। ये 66.5 नॉर्थ है, ये 66.5 साउथ है। ये अंटार्कटिका से गुजरती है तो इसे अंटार्कटिका सर्किल कह दो, अंटार्कटिका वर्त कह दिया इसे ये लो, बस। और कोई कुछ नहीं है इसमें। 90 डिग्री साउथ है, ध्रुव है, 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अक्षांश हमने मोटी मोटी बात की। अक्षांश 181 है, अक्षांश रेखाएं 179 है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, सबसे छोटी 89 डिग्री। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है, लंबाई समान नहीं है तो फिर हाँ, अक्षांश रेखाएं पूर्णतः वर्त है। अक्षांश वृत्तों की संख्या 179। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है तो अक्षांश वर्त भी छोटे बड़े होंगे। सबसे बड़ा वर्त है ग्रेट सर्किल 0 डिग्री, सबसे छोटा 89 डिग्री हो जाएगा। मैंने देखा भूमध्य रेखा, करक रेखा, मकर रेखा, हमने इसकी बात की। तो अक्षांशों की जो उपयोगिता, जो इंपोर्टेंसी है, वो हमने बात की किसमें? वहां की जलवायु और वहां की स्थिति का पता लगाने के लिए। अब हमने बात की थी जो करक रेखा है, ये करक रेखा भारत के, ये करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। आपकी कौन सी रेखा? करक रेखा। ये आप देखते हो तो ये इंडिया, ये इस प्रकार से इंडिया आप देखोगे, ये है आपका इंडिया। इंडिया के लगभग मध्य से गुजरती है तो करक रेखा, करक रेखा, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। 8 राज्यों से गुजरती है, ट्रिक। 6 मित्र झाग पे मरे, 6 मित्र झाग पे मरे, जिसका यहां पर आपको पता होगा छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये मिजोरम, रम ही रम, कौन सी रम? मिजोरम। ये त्रिपुरा, ये झारखंड, ये गुजरात, वेस्ट बंगाल, एमपी, ये राजस्थान।
इन 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज्यादा गुजरती है एमपी से। सबसे ज्यादा ये कहां से गुजरती है? एमपी से। सबसे ज्यादा एमपी से गुजरती है। सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है। सबसे कम, सबसे ज्यादा ये गुजरी एमपी से, सबसे कम त्रिपुरा से गुजरी। फिर और फैक्ट बात करें, इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी इन 8 राज्यों में से, इन 8 राज्यों में से सबसे नजदीक जो राजधानी होगी वो रांची होगी। रांची नजदीक राजधानी, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी रांची, नजदीक। और सबसे दूर होगी वो होगी जयपुर। ध्यान रखना, इन 8 राज्यों में से। वैसे सबसे दूर तो आपकी वो हो जाएगी कि तिरुवनंतपुरम होगी, लेकिन इन 8 राज्यों की बात करें, इन 8 राज्यों में कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो राजधानी है वो रांची है, सबसे दूर स्थित है वो कौन सी है? जयपुर है। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से? ठीक है, अब हम बात करते हैं, कर्क अक्षांश कंप्लीट है, अब हम बात करते हैं देशांतर की। चलते हैं आगे। देशांतर, देशांतर, देशांतर की हम बात करते हैं। देशांतर उपयोगिता आपको पता है, समय आ जाएगा वो उसे विशेषकर समय का पता चलता है। फिर कहेंगे कि इसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। देशांतर और देशांतर रेखा, इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप, ये सेम है। तो देशांतर कितने हैं? 360 है। संख्या कितनी है देशांतर की? 360 है। देशांतर अर्धवर्त है, ये अर्धवर्त है, अर्धवर्त है। अक्षांश पूर्ण वर्त है, सर्किल थे। देशांतर रेखाएं हैं, ये अर्धवर्त है। इसको समझने के लिए हमने उसमें तो एग्जांपल लिया था प्याज का। प्याज को सलाद टाइप में काटते हो, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो वो तो सर्किल बन गए, सर्किल बन गए वहां। और यहां खरबूजा लेना, लाइन वाला खरबूजा, ऐसे खरबूजा जो इसके लाइन जो धारियां होती है, और उसको आप क्या करते हो? काटते हो तो उसे नॉर्थ पोल, उसके उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण भाग चाकू को लेके जाते हो, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो उसमें जो जो फीसेज निकलेंगी वो फीस देखना आप अर्धवर्त के समान है। पूरी ऐसी थोड़ी है कि आप पूरे को घुमाते हो और उसमें सर्किल निकालते हो खरबूजे को, नहीं। उसमें जो फीस, एक एक फीस अलग निकालोगे, वो अर्ध होंगी, अर्धवर्त में होंगी। आधे आधे ऐसी फीस निकलेंगे, आधा वर्त निकलेगा। तो कितनी निकाल सकते हो आप? 360 निकाल सकते हो। तो देशांतर कितने हैं? 360 है। 3 रेखाएं कितनी? 360 है। ये देशांतर अर्धवर्त है। देशांतर पूरा लिख दो, देशांतर, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त है। इन अर्धवर्तों की संख्या भी 360 है। सभी समान है, सभी देशांतर रेखाएं क्या है? समान है, समान है। जबकि अक्षांश असमान थे, अक्षांश रेखाएं असमान थी, देशांतर रेखाएं समान है। लिख दूंगा, यहां से ही लिख दें। संख्या तो इनकी 360 है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं अर्धवर्त है, अर्धवर्त है। फिर देशांतर रेखाएं समान है। देशांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं की जो लंबाई कह सकते हो आप, लंबाई समान है। और सभी अर्धवर्त है, ये सभी अर्धवर्त भी क्या होंगे? समान। ऐसा नहीं होगा कि एक अर्धवर्त बड़ा हो जाएगा, एक अर्धवर्त छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा खरबूजे को काटोगे, सारी फीस निकाल लो, सारी फिक्स, उसकी जो सारी फीस है वो फिक्स होंगी, छोटी बड़ी नहीं होगी। वैसे चौड़ाई ज्यादा कर सकते हो आप, लेकिन जो सेफ निकलेंगी वो समान होंगी। अर्धवर्त है वो लंबाई उनकी सभी की समान होगी। जबकि अक्षांशों में आपने प्याज काटा था तो उनकी सर्किल अलग अलग सर्किल बने थे, बीच वाला बड़ा, ऊपर वाले छोटे होते चले गए थे। ये है आपके सामने। और देशांतर, ये है देशांतर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखा। ऐसे ही ग्रिड बनता है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर से जो जाल बनता है वो ग्रिड कहलाता है। अब देखना, दो देशांतरों के बीच की दूरी,
अक्षांशों के बीच की दूरी 100 औसतन 111 किलोमीटर। अब देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी आपसे पूछे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी देखो आपको समान नहीं मिलेगी, क्यों? ये सबसे ज्यादा दूरी आपको देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे चलो, या तो नॉर्थ चलो या साउथ चलो, किधर भी चलो, जैसे जाओ, ये जो दूरी है वो यहां नहीं होगी, यहां जो दूरी है वो यहां नहीं होगी, यहां जो दूरी है वो यहां नहीं होगी, वो यहां नहीं होगी। कहने का मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाओगे ये बीच की दूरी कम होती जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है, कम होती जाती है, बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, देख लो आप खुद, जहां जो दूरी यहां पर है वो यहां पर आपको नहीं मिलेगी। तो भूमध्य रेखा पर दूरी, भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर यह दूरी आपको मिल जाएगी 111.32 किलोमीटर, और ध्रुवों पर मिलेगी 0 किलोमीटर। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर यह दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर यह दूरी सारी एक जगह आकर के मिल रही है, तो इनकी बीच की दूरी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, उल्टा ध्रुव से भूमध्य रेखा के आने पर बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा पर ज्यादा होगी 111.32 किलोमीटर, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर है। तो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है, अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। मैंने बता दिया यहां पर, ठीक है। तो ये हो गई बीच की दूरी। और फिर बात करते हैं जो क्षेत्र, दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र है, मान लो एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है, कोई से भी ले लो, तो बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, गौर कहलाता है, गौर कहलाता है। दो देशांतरों के बीच का जो एरिया जो क्या कहलाता है, गौर कहलाता है। दूरी 1 किलोमीटर में हो गई, मिनट में बात करते हैं तो 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने की जो दूरी है, बीच की दूरी मिनट में पूछे तो 4 मिनट आपको बतानी है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। 360 देशांतर है, खड़ी लाइन में 360 घूमेंगे, 360 इंटू 4 मिनट, जो भी आएगा वो आपके घंटों में 24 घंटों में आएगा। मिनट आएंगी, मिनट को फिर कन्वर्ट कर लेना 24 घंटे में। तो 360 जब पूरी घूमती है पृथ्वी तो 24 घंटे होते हैं। तो एक देशांतर पर पार, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में आने में समय लगता है 4 मिनट। सूर्य का प्रकाश इस देशांतर पर है तो फिर इस पर आएगा 4 मिनट बाद में, फिर इस पर 4 मिनट बाद में, फिर इस पर 4 मिनट बाद में, फिर इस पर 4 मिनट बाद में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सूर्य यहां पर है, सूर्य हमेशा किधर निकलता है, ईस्ट में, पूर्व में। तो सबसे पहले इस देशांतर पर सूर्योदय होगा, फिर इस पर होगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की, फिर पहले इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, ऐसे बारी बारी से आता जाएगा। तो हम कौन से गोलार्ध में है, ठीक है। हम देखो, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी। और दोनों मिलकर के 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, दोनों मिलकर के पृथ्वी को 4 भागों में बांटती है। ये रहा आपका इंडिया, भारत। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत, केवल बात करें देशांतर के अकॉर्डिंग, तो भारत है इधर पूर्व में। तो भारत में क्या होगा, सूर्योदय पहले होगा। कब? किसकी तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में। अभी बात करेंगे हम।
तो देशांतरों की संख्या है 360। देशांतर कहते किसे हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त है, मतलब समान है। देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या है? समान है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी बात करोगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम होती जाती है। भूमध्य रेखा पर यह दूरी हाईएस्ट 111.32 किलोमीटर है, न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर है 0 किलोमीटर। जबकि अक्षांश पढ़े थे तो इनका उल्टा हो जाएगा। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? गौर कहलाया। ठीक है, समझने के लिए हमने किसका एग्जांपल लिया? खरबूजे का। खरबूजे को काटोगे, अर्धवर्त निकलेंगे, अर्ध शेप में निकलेंगे सारी चीजें। अब मैन देशांतर रेखाएं पढ़नी है। जैसे मैन अक्षांश रेखाएं पढ़ी तो मैन देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं। ये आपकी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, पहली है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 1 2 3 4 5 6 घूमते आओगे और इधर 0 1 2 3 4 5, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और इसकी अपोजिट जो होगी वो 180 होगी। तो 180 इधर, 180 इधर, 360। अब ऐसे मत कर देना गुरुजी 0 डिग्री जुड़ जाएगी 361 हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि 180 इधर है, 180 इधर है, तो 180 दो बार काउंट हो रही है, इसीलिए एक बार हटाओगे तो 180 180 360, एक 0 डिग्री देशांतर 361, लेकिन उसमें से 180 दो बार काउंट हुई है तो उसे आपको निकालना होगा, तो 360 होगी देशांतर रेखा। तो पहली है 0 डिग्री, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, यहां पर इस प्रकार से दो गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करते हैं तो इसे ही कहते हैं ग्रीनविच, क्योंकि यह आप इंग्लैंड में देखोगे ग्रेट यूके से गुजरती है, यूके फ्रांस घाना इन एरिया से गुजरती है, तो इंग्लैंड में ब्रिटेन की एक म्यूजियम है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। इससे ही कहते हैं जो जीएमटी टाइम है आपका, विश्व मानक समय रेखा, विश्व का समय इससे निर्धारित होता है। मैंने कहा ना क्यों उपयोगिता, इंपोर्टेंस क्या है, तो मैंने कहा समय का पता चलता है, समय का पता चलता है। तो विश्व मानक समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा इसे कहा जाता है, विश्व मानक समय रेखा। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है हिंदी प्रधान मध्यमान रेखा, प्रधान मध्यमान, प्रधान मध्यमान रेखा, इन नामों से इसे जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी पश्चिमी। अब यहां से ध्यान रखना, अगर इस रेखा के आप पूर्व में जा रहे हो तो समय में वृद्धि होगी, और अगर इस रेखा के पश्चिम में जा रहे हो तो समय में क्या होगी? कमी होगी, समय में कमी होगी। मैंने क्यों? क्योंकि सूर्योदय पहले किधर होता है? ईस्ट में, तो ईस्ट में सूर्योदय हो गया, पहले सूर्य हो गया, यहां सूर्योदय हो गया, इधर रात है, तो प्लस में ही हमेशा ये वाला समय होगा, ये वाली दिशा पूर्वी गोलार्ध हमेशा प्लस में। हम कहते हैं जीएमटी से हम 5.5 घंटा पहले हैं, आगे है, तो जीएमटी यही तो है, ग्रीनविच टाइम। जीएमटी कह दो इसे, ये लो जीएमटी, ग्रीनविच टाइम। जीएमटी से 5.5 घंटे पहले है, क्योंकि ये रही हमारी लोकेशन क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये 82.5 डिग्री यहां से जा रही है और ये 82.5 डिग्री पर है भारत। तो पहले सूर्योदय आप ही बताओ 82.5 पर होगा या फिर 0 डिग्री पर होगा? ये 82.5 डिग्री ईस्ट है और ये 0 डिग्री है, तो पहले सूर्योदय होगा 82.5 डिग्री पर, अर्थात भारत में। किसकी तुलना में? 0 डिग्री की तुलना में, ब्रिटेन की तुलना में। यहां ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में हमारे जो टाइम अब हो रहा है वो ब्रिटेन के 5.5 घंटे बाद में होगा। यहां अगर सूर्योदय हो रहा है तो यहां सूर्योदय 5.5 घंटे बाद में होगा। यहां दोपहर है तो यहां दोपहर 5.5 घंटे में बाद में। यहां रात है तो यहां रात 5.5 घंटे बाद में होगी। क्यों? क्योंकि हम पूर्व में हैं, तो 0 डिग्री के पूर्व में चलोगे समय में क्या होगी? कमी होगी, सॉरी समय में वृद्धि होगी। पूर्व में चलोगे, पश्चिम में ऐसे चलते जाओगे तो समय में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है।
अब ये कहां से गुजरती है? ये गुजरी आपकी, ये जो है रेखा 0 डिग्री, ये गुजरी आपके यूरोप में, यूके वगैरह, फ्रांस, घाना, ठीक है, घाना आ गया तो ये अफ्रीका आ गया, अफ्रीका से गुजरी, और फिर ये आ गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका होकर के गुजरती है, इन महाद्वीपों से गुजरती है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरी? अफ्रीका से, याद रखना, तीनों रेखाएं किससे गुजरी? अफ्रीका से। ये लो देखना, ये तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अफ्रीका से गुजरती है, और अफ्रीका से ही गुजर रही है 0 डिग्री देशांतर, तो तीनों को काटेगी ये। अर्थात कहने का मतलब, जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, ये आपकी भूमध्य रेखा को भी काट रही है, भूमध्य रेखा को भी काटेगी, आपकी कर्क रेखा को भी काटेगी, आपकी मकर रेखा को भी काटेगी, ये क्रॉस हो रहा है यहां पर। तो कहने का मतलब, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी है, 3 स्पेस बनाए यहां पर देखो, पहली आपकी 23.5 डिग्री, या फिर कर्क रेखा, सीधा ही लिख देते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा को काट रही है कौन सी? 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर काट रही है, कहां काटेगी बात करेंगे। फिर आपकी ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इससे काट रही है कौन सी? 0 डिग्री देशांतर काट रही है। फिर आपकी ये मकर रेखा, इस मकर रेखा को काट रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब तीनों रेखाएं अफ्रीका से ये गुजरी, और आपकी लंबवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी अफ्रीका से गुजरी, तो काट रही है। कहां पर काटेगी? यहां हम बात करते हैं, जो कर्क रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा ये काटेगी अल्जीरिया में, अफ्रीका में काटेगी, अल्जीरिया में, अल्जीरिया देश में, अल्जीरिया में। फैक्ट याद रखना, 0 डिग्री को 0 डिग्री काटेगी, भूमध्य रेखा को काटेगी गिनी की खाड़ी, अफ्रीका में गिनी की खाड़ी, जो पार्ट है किसका? अटलांटिक ओशियन का, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में काटेगी। और ये है आपके मकर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा काटेगी नामीबिया में, नामीबिया में काटेगी भाई साहब, नामीबिया में काटेगी। अर्थात ये हो जाएगा आपका अल्जीरिया, ये हो जाएगा गिनी की खाड़ी, और ये हो जाएगा नामीबिया, काट रही है, तीनों को काटेगी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों को काट दी, यहां से बिल्कुल काट दी, और कहां से गुजरी? यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका से गुजरी गई। इस रेखा से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, तो इसे विश्व मानक समय रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्यमान रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच से गुजरती है तो ग्रीनविच इसे कहा जाता है, ग्रीनविच म्यूजियम से होकर के गुजरती है तो ग्रीनविच इसे कहा जाता है। समझ में आ गई बात? फिर हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे इसके बाद में, तो फिर इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये ध्यान रखना, 0 डिग्री के पूर्व में चलोगे समय में वृद्धि, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में चलोगे समय में कमी। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है, हमेशा पूर्व में। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री का अपोजिट क्या होगा? जस्ट इसके पीछे कौन सी होगी? 180 होगी। तो मैं अभी 0 डिग्री पर खड़ा हूं, अगर मेरा एंगल मुझे कह दिया जाए कि 180 पर घूमो, तो 180 पर मेरा एंगल ये हो जाएगा, जो फ्रंट था वो ही उसका बैक होगा, तो ये फ्रंट में है, इसका बैक है वो 180 है। अगली हम पढ़ रहे हैं 180 डिग्री, ये तो हमने पढ़ी है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को सूर्य जब पार कर देता है तो पूरी पृथ्वी पर एक नई तिथि जारी हो जाती है, नया दिन आ जाता है, तो ये हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहां पर आप बात कर रहे हो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा,
और 180 डिग्री देशांतर रेखा उसका अपोजिट हो जाएगी। 180 डिग्री देशांतर रेखा ये जब सूर्य के सामने आती है या सूर्य से पार कर लेता है तो पूरी पृथ्वी पर नई तिथि या नए दिन की शुरुआत हो जाती है। तो इससे पूरे विश्व में नई डेट जारी होती है, नई तारीख, दिन बदल जाता है कहने का मतलब, तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये है आपकी पृथ्वी और ये जा रही है 180 डिग्री, जो पढ़ रहे हो आप, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। सेम चीज, ये दिशा कौन सी है? ईस्ट, ये वेस्ट। अब क्या होगा, अगर इस 180 डिग्री के पूर्व में जाओगे तो समय में कमी होगी और इसके वेस्ट में जाओगे तो समय में वृद्धि, अपोजिट हो जाएगा। 0 डिग्री का अपोजिट हो जाएगा सेम। 0 डिग्री के इधर ईस्ट में गए थे समय में वृद्धि, इधर जाओगे तो समय में वृद्धि, ठीक है, और इधर जाओगे तो कमी 180 डिग्री के। तो 0 डिग्री का अपोजिट 180 डिग्री है। 0 डिग्री को अच्छी तरह समझ लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा कर देना जो भी हो रहा है। और ये कमी वृद्धि पूरे एक दिन की होगी। अगर इधर आपका आज मान लो क्या है, सोमवार है, तो इधर मंगल होगा, इधर मंगल होगा, इधर मंगल है, एक दिन की वृद्धि होगी। और ये 180 डिग्री कहां से गुजरती है? पैसिफिक ओशियन से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये लोग प्रशांत महासागर से, देखो इधर तो हो जाएगा आपका एशिया, एशिया का पार्ट कौन सा? साइबेरिया वाला, ये एशिया, और इधर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका का अलास्का, तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। यहां पर देखोगे तो इधर तो हो जाएगा आपका कौन सा? ये दक्षिण अमेरिका यहां पर, और ये ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच ये ट्रायंगल शेप में स्थित है पैसिफिक ओशियन, ऐसे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो 180 डिग्री कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर के कौन से पार्ट से? प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से गुजरती है। बेरिंग सागर, ये अलास्का और साइबेरिया को अलग करता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। अलास्का, ये तो अलास्का, ये साइबेरिया इसका, इनके बीच से बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर पार्ट किसका है? प्रशांत महासागर का। बेरिंग जल संधि भी है, ये बेरिंग जल संधि हो जाएगी। तो इसके बीच से गुजर रही है आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमने कहा। प्रशांत महासागरी है पूरा, बेरिंग सागर किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है, यहां से ये गुजर रही है। अब कहने का मतलब ये है कि इधर एक दिन प्लस होगा, इधर एक दिन कमी, माइनस होगी। अब आपने पढ़ा होगा कि ये रेखा सीधी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा सीधी खींची नहीं गई है 180 डिग्री? क्यों? ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसे कई बार मोड़ा गया है। ठीक है, बड़े मोड 4 है, टोटल 8 मोड तक यहां पर देखने को मिलेगा आपको। अब क्यों मोड़ा गया है समझना। जैसे कुछ देश ऐसे यहां पर आ जाएंगे, यहां पर जैसे फिजी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जैसे देशों की बात करें, कुछ देश इस रेखा पर है, फिजी, न्यूजीलैंड, ऐसे देश यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिजी, न्यूजीलैंड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, फिजी, न्यूजीलैंड। और ये देश, इन देशों से आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। अगर हम देखते हैं तो ये रेखा जा रही है, और ये रेखा अगर किसी स्थल भाग से चली गई बीच से, तो सोचो आधे फिजी में सोमवार, आधे फिजी में मंगलवार, आधे न्यूजीलैंड में सोमवार, आधे न्यूजीलैंड में मंगलवार। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही देश में दो, इधर वाले देश में अलग दिन, इधर वाले देश में अलग दिन, अलग अलग तारीखें, पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। यहां तो क्या है, स्थल भाग है नहीं, कोई देश है नहीं, कोई आइलैंड है नहीं, पानी पानी है, तो मछलियां वगैरह है, जीव प्रजातियां, उनको क्या मतलब सोमवार मंगलवार से। लेकिन यहां तो लोग हैं,
इनमें तो दिक्कत हो गई। तो जहां जहां भी ऐसी दिक्कत आई वहां इसे मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ दिया गया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से मोड़ दिया गया। इसे टेढ़ी मेढ़ी उभयनिष्ठ जो लाइन है वो 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस रेखा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में हुआ। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए का डिस्ट्रिक्ट है ये, यूएसए के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से यहां इस रेखा का क्या हुआ, इस रेखा का निर्धारण आपको यहां पर देखने को मिलता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884, ठीक है, 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में इसका निर्धारण हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री, विश्व की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके सामने पार करते ही सूर्य क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर नया दिन हो जाएगा, सूर्य इसके सामने आ गया। जैसे मैं घूमू, मैं 0 अभी हूं तो यहां पर आ गया वापस 180, फिर वापस आ गया 180, तो पूरा एक राउंड पूरा हो गया, तो नए दिन की शुरुआत हो गई। इसे टेढ़ी मेढ़ी कहते हैं रेखा। क्यों कहते हैं, मैंने बताया आपको। तो एक रेखा आती है देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत से गुजरती है। तो वो और देख लेते हैं। अब लास्ट समापन की ओर है टॉपिक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, एक मिनट वेट, हाँ भाई, तो यहां पर हमने बात कर लिया जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, इसके वो पूर्व भाग, ये पश्चिमी वाला भाग। हम किधर है, भारत किधर है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत से होकर के गुजरती है। ये आपकी भूमध्य रेखा कर लो आप, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो आपके कहां से गुजरती है, भारत से गुजरती है, ये भारत रेखा। अब भारत से हम बात करते हैं, इसे भारत की समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री से पूरे विश्व का पता लगाया जाता है, पूरे विश्व के टाइम का, इससे भारतीय टाइम निर्धारित होता है। भारतीय टाइम निर्धारित कैसे, यह आपने भारत यहां पर देखा, ये भारत, आप 0 से चल रहे हो, 0 से 1 2 3 4 5 चलते चलते आपको 68 मिलेगा, 68 और 68 से 97, क्योंकि भारत ये रहा, तो भारत का जो विस्तार है ये 68 डिग्री से लेकर के ये 97 डिग्री तक भारत का विस्तार है, देशांतरी विस्तार। तो 68 डिग्री और 97 अंतर कितना आया, 29 देशांतर, 29 का अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, राउंड फिगर में 30 देशांतर का, 30 देशांतर का फर्क, मतलब एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो 30 को सूर्य पार करेगा, तो 30 इंटू 4 मिनट इक्वल टू 120 मिनट, 2 घंटे। अर्थात अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर सोचो सूर्योदय होता है तो यहां कितनी देर बाद में होता है, तो यहां ये 68, हमारा राजस्थान है गुणंतर,
गुणंतर, हम यहाँ पर तो मान लो 70 के आसपास है, हम है, यहाँ सूर्योदय हो रहा है, गुजरात के पास गुजरात में सूर्योदय हो रहा है, मतलब नॉर्मल अपने यहाँ पर, हम राजस्थान में है, तो अपने यहाँ पर राजस्थान और गुजरात की बात करें तो नॉर्मल से नॉर्मल गर्मियों में सूर्योदय होगा, ज्यादातर सूर्योदय होता 6 बजे सूर्योदय होता है, 6 बजे तो सूर्योदय होता ही होगा, बिल्कुल होता है। तो यहां अंतर कितना रहा, 2 घंटे का। कितने देशांतरों का फर्क आ रहा है, गुणन 30 पॉइंट कुछ, तो राउंड फिगर में 30 देशांतरों का फर्क आ रहा है, तो 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 मिनट, 2 घंटे। यहां सूर्योदय 6 बजे हो जाता है अगर अपने, तो यहां अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय होगा, बिल्कुल होगा और होता है। अब कोई काम कह दिया कि साहब दिल्ली पहुंचना है सब लोगों को, दिल्ली पहुंचना है सब लोगों को, कब, सूर्योदय होते ही, तो यहां तो सूर्योदय पहले हो जाएगा, ये तो टाइम पर आ जाएंगे, यहां सूर्योदय बाद में होगा, ये बाद में जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, टाइम कैसे बताओगे। तो ये 82.5 डिग्री भाई साहब जो रेखा है, देशांतर रेखा है, ये भारत से गुजरती है, मिर्जापुर, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है, कहां से, मिर्जापुर, इलाहाबाद, नैनी से मिर्जापुर यूपी में, यहां से ये गुजरती है मुख्यतः, मैन स्थानीय मिर्जापुर रखा गया है कि इस रेखा पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत में होगा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो टाइम होगा वो पूरे भारत में होगा। अब ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि सूर्योदय होते ही आ जाना, नहीं, टाइम दे देंगे कि मान लो 9 बजे दिल्ली पहुंचना है, अब चाहे अड़े सूर्योदय 4 बजे आवे, चाहे अड़े सूर्य उगता ही उठे, लेट उठे, लेकिन टाइम ये होगा कि हमें 9 बजे दिल्ली पहुंचना है, तो वो टाइम जो 9 बजा है, इस टाइम पर जो भी टाइम हो रहा है वो इस पूरे भारत में वही टाइम है, सेम टाइम है, केवल इसी रेखा के कारण, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के कारण। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो भारतीय मानक समय रेखा है, भारत का समय निर्धारित होता है। ऐसे भारत में 24 टाइम जोन है, टाइम जोन कितने हैं, 24 टाइम जोन है भारत में, 24 टाइम जोन, सबसे ज्यादा टाइम जोन रूस में है, 11 टाइम जोन है, कनाडा में 5 है, यूएसए में 4 है। जिन देशों की चौड़ाई ज्यादा होती है उनमें टाइम जोन ज्यादा होते हैं, तो रूस की चौड़ाई देखो कितनी है, तो टाइम जोन 11 है। भारत की चौड़ाई भी है अपने आप में ज्यादा है, भारत में टाइम जोन 2 होने चाहिए। ये टाइम जोन नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तरी पूर्वी भारत है, यहाँ के लोग कहते हैं हमारा टाइम जोन अलग करो, अगर ये हो जाता है तो भारत में भी टाइम जोन 2, इसके अकॉर्डिंग ये टाइम, इसके अकॉर्डिंग ये टाइम, तो फिलहाल भारत में टाइम जोन एक ही है, भारत में आवश्यकता है 2 टाइम जोनों की, एक को टाइम जोन की आवश्यकता हो रही है, लेकिन फिलहाल भारत में टाइम जोन एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है, रूस में 11 है, कनाडा में 5 है, यूएसए में 4 है, इस प्रकार से। तो जिन देशों की चौड़ाई ज्यादा होती है उसमें टाइम जोन भी ज्यादा होते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखना। आंधी से उड़ी छतरी, आंधी से उड़ी, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, आंधी से उड़ी छतरी गई यूपी एमपी, आंधी से उड़ी छतरी गई यूपी एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी और एमपी, इन 5 राज्यों से यह जो रेखा है वो आपकी गुजरती है, इन 5 राज्यों से आपकी रेखा यहां पर गुजरेगी साहब, ठीक है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। और जैसा हमने बात की थी, ये 5 राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी थी कौन सी, रांची, सबसे दूर थी जयपुर। इन 5 में से सबसे जो नजदीक जो राजधानी है वो राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की सबसे नजदीक राजधानी रायपुर, और सबसे दूर जो राजधानी है भोपाल में, सबसे भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। इस रेखा से इन 5 राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी इस रेखा के वो है रायपुर छत्तीसगढ़ की, सबसे दूर राजधानी है भोपाल, ठीक है। और अभी हमने कहा है कि जीएमटी से हम 5.5 घंटा आगे हैं, तो ये तो जीएमटी टाइम, ये इंडियन टाइम, कितना अंतर आ रहा है, डिफरेंस कितने देशांतर का आ रहा है, 82.5 का,
82.5, ये 0 डिग्री, ये 82.5, 82.5 का अंतर आ रहा है। 82.5 इंटू 4, 82.5 इंटू 4, भाई एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो जोड़ लो, 82 को कर लो पहले, 82 इंटू 4 बराबर कितने हुए? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 82 को 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट। 82 को आधा और है, 82.5 आधा और है, तो एक अक्षांश, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, आधे को पार करने में 2 मिनट और लगेंगे। 2 मिनट और जोड़ दो तो ये टोटल 330 मिनट। इसे घंटे में बदलोगे तो वही 5.5 घंटे आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा। तो 5.5 घंटा पहले हैं हम, क्यों? क्योंकि सूर्योदय हमारे पहले होता है। ये देशांतर कंप्लीट। तो हमने क्या देखा? उपयोगिता क्या है अक्षांश देशांतर की? स्थिति, फिर जलवायु और समय का निर्धारण या समय का पता चलता है। ठीक है, जलवायु की बात कर लेते हैं। तो जलवायु में देखो, ये आपने बनाई मैन में, तो 23.5 सूर्य मूवमेंट कहां से कहां करता है? सूर्य मूवमेंट करता है, कौन सा कलर ले? ये कलर। सूर्य मूवमेंट कहां से कहां करता है? कौन कौन सी रेखाओं के बीच करता है? सूर्य मूवमेंट करता है इन्हीं के बीच, करक से मकर के बीच सूर्य मूवमेंट करता है। तो ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध, एक कटिबंध। फिर ये करक रेखा, करक रेखा से 66.5, 23.5 से 66.5, ये शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। मैंने कहा ना, दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध, ये शीतोष्ण, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। और ये है आपका शीत कटिबंध, ये भी शीत। तो ये यूनानियों का वर्गीकरण है। यूनानियों ने पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा। उष्ण, उष्ण मतलब पूरी तरीके से गर्मी, तो देख लो यहां गर्मी होती है। ये साउथ इंडिया आ गया, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो दक्षिणी भारत में गर्मी तो है, यहां सर्दी का नाम ही नहीं है। तो उष्ण कटिबंध ऐसा कटिबंध जहां केवल उष्ण ही उष्ण है, गर्मी ही गर्मी है। तो साउथ इंडिया में चले जाओ, गुजरात के बाद में नीचे चले जाओ, आपके जो भी चेन्नई वगैरह, गोवा, मैंगलोर, कर्नाटक, जो भी शहर है, केरला वगैरह, उनमें सब में क्या है? गर्मी है। नॉर्थ फिर आ जाओ 23.5 के ऊपर, तो 23.5 के ऊपर आओगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। यहां सूर्य सीधा चमक रहा है, यहां आओगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, तिरछी होंगी तो तापमान कम होगा। शीत प्लस उष्ण, ऐसा कटिबंध जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों है, शीत उष्ण, शीतोष्ण। तो आप कौन से में हो? कर्क रेखा के ऊपर है, राजस्थान कर्क रेखा के ऊपर है, तो हम राजस्थान में है। जो भी कर्क रेखा के ऊपर में राज्य है वहां सर्दी और गर्मी दोनों होंगे। और फिर बात करें तो यहां शीत कटिबंध, 66.5 से आगे और चलोगे तो सूर्य की किरणें और तिरछी होंगी, तो यहां से गर्मी घट जाएगी, केवल शीत कटिबंध हो जाएगी। इससे हमें, इन अक्षांशों से ही हमें जलवायु का पता चलता है। आशा करता हूं आज की क्लास अच्छी रही होगी आपके लिए। ठीक है, और जो इसे रटने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, धन्यवाद।